जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो क्लास 12 के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने क्लास 12 पे ज्योग्राफी रखा होगा, यानी कि भूगोल रखा होगा। तो आज की इस वीडियो पे क्लास 12 ज्योग्राफी का जो चैप्टर संख्या 2 है उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि चैप्टर का नाम आपको पता होगा, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो पे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। तो बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो आपको पता होगा कि किसी भी जनसंख्या में परिवर्तन का, यानी कि उसमें बदलाव का बहुत सारे कारक है, लेकिन यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन के क्या कारक नहीं है। और आपका क्वेश्चन क्या है, प्रवास, आवास, जन्म और मृत्यु। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं परिवर्तन का कि आखिर कौन से कारण ऐसे हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होती है, तो उसका मेजर 3 कारण है। एक कारण क्या है माय डियर फ्रेंड, एक कारण है प्रवास। क्या है? प्रवास। तो प्रवास का अर्थ क्या होता है कि मान लो कि कोई देश, कोई किसी एक क्षेत्र का निवासी अपनी जरूरत की आवश्यकताओं के लिए, चाहे हो कि अगर वो क्या हो, पशुपालक हो, या पानी की तलाश में, या मजदूरी की तलाश में, या उपजाऊ भूमि की तलाश में, किसी भी कारण से अपने क्षेत्रों को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाके क्या करता है, निवास करता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रवास। तो कहीं ना कहीं ये प्रवास, जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र लोग जाएंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, जनसंख्या में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है, जन्म। क्या होता है? जन्म। तो मान लिया जाए कि जन्म दर बढ़ गया, मृत्यु दर घट गया, तो भी क्या होगा, जनसंख्या परिवर्तन होगा। या तीसरा जो होता है माय डियर फ्रेंड, वो क्या है, मृत्यु। तो अगर मान लो कि किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है और पैदा बहुत कम लोग ले रहे हैं, तो क्या होगा, उस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होगी। या बहुत ज्यादा मृत्यु हो रहा है तो क्या होगा, कमी होगा। तो ये 3 कारण है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा। ये जो है आवास, ये जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड, कि निम्न में से कौन सा एक विरल माने क्या होता है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इनमें से जो आप देखोगे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो इनमें से सबसे कम जो है लोग जो है वो कहां पे रहते हैं, कम जनसंख्या घनत्व कहां पे है। और आपका क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी पूर्व एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, या आटाकामा मरुस्थल। तो गौर कीजिएगा कि आप जैसे मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे 2 पोलर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। एक हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, एक क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या मिलेगा, सबसे कम जनसंख्या का घनत्व आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव भी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तीसरा नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के लिए क्या है उत्तरदायी है। और आपका क्वेश्चन क्या है, प्रवास, भूमि निम्नीकरण, वायु प्रदूषण और गंदी बस्तियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि निम्नीकरण। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि लोग वहां से हट के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर सबसे बड़ा जो कारण होता है वो भूमि निम्नीकरण। अगर ज्यादा मात्रा में मिट्टी उपजाऊ रहेगा तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगर कम मात्रा में रहेगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ के जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है, जिनमें विश्व की 60% लगभग क्या करता है, निवास करता है। यानी कि देखिएगा, अगर टोटल जितने भी देश है 195 193 के आसपास टोटल देश है पूरे विश्व में, तो जितने भी देश हैं उनमें से जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले कितने ऐसे देश हैं जिनमें आपको क्या मिलेगा कि पूरे विश्व का 60% जो आबादी है केवल उन देशों में क्या है, वो है, यानी कि उन देशों में है। तो ऐसे देश कितने, 10। यानी कि पूरे विश्व में 10 देश ऐसे हैं, जितने भी देश हैं उनमें से 10 देश ऐसे हैं जिनमें पूरे विश्व की 60% जनसंख्या क्या करती है, इसमें निवास करती है। और केवल 40% ऐसे देश हैं जिनमें बाकी के बाकी देश जो है शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में निवास करती है, जिसमें से एशिया के देश हैं। यानी कि 60% जनसंख्या तो पूरे देश में 10 देशों में है,
और उसमें से जो 10 देश है उसमें से कितने ऐसे देश हैं जो कहां पे निवास करते हैं, भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 6 ऐसे देश है भारत में, पूरे एशिया में, जिनमें से जो जनसंख्या है, जो 10 देश जो 60% जनसंख्या को लेके बैठा हुआ है, उसमें से 6 देश कहां का है, भारत का है। अगला देख सकते हो क्या प्रश्न, कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कब होता है, जब, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि कब होता है। और आपको क्या है कि प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु, है ना, या प्राकृतिक बराबर मृत्यु माइनस जन्म, या प्राकृतिक वृद्धि बराबर प्रवास माइनस मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा प्राकृतिक वृद्धि कब होगा, जब जन्म क्या होगा, मृत्यु से कम होगा, यानी कि जब मृत्यु कम होगा जन्म ज्यादा होगा, यानी कि किसी क्षेत्र में जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और कम लोग मरेंगे तभी क्या मिलेगा, आपको प्राकृतिक वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। और प्राकृतिक वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। तो जन्म माइनस मृत्यु का मतलब क्या है कि जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा और मरने वाले लोगों की संख्या क्या होगा, कम। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है आपका, कि एशिया के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो एशिया के सर्वाधिक 3 जनसंख्या वाला देश क्या है माय डियर फ्रेंड, तो चीन, भारत और इंडोनेशिया, ये तीनों का तीनों होगा। तो क्या होगा, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। प्रश्न क्या है, इधर उधर हो गया, थोड़ा टच हो गया था। प्रश्न है आपका, देख सकते हो 18 का प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका कि पॉल विडाल डी लाबास, बहुत जगह आपको क्या क्या लिखेगा, खाली बास लिखेगा, तो मैंने उनका पूरा नाम लिख दिया है ना। पॉल विडाल डी लाबास ने निम्न में से किस भौगोलिक विचारधारा को दिया था। तो इन्होंने संभावनावाद को दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप एक मेरे को आंसर बताइए, ये जो नियतिवाद है, नियतिवाद के बारे में व्याख्या जो है किसने किया था, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा। प्रश्न है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इनमें से आप देखोगे, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। तो इसमें से जो कौन सा ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या वृद्धि क्या सर्वाधिक है, तो ये और कोई नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये एशिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न ये रहा आपका। प्रश्न है आपका कि किस वर्ष विश्व की आबादी 6 अरब हुई थी, यानी कि कौन सा ऐसा साल है जब विश्व की आबादी कितनी हुई थी, 6 अरब हुई थी। और ये क्या है माय डियर फ्रेंड, 1999। क्या है, 1999, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। और आपका क्वेश्चन क्या है, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो और क्या है सेलेवेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, जावा। तो जावा महाद्वीप है जिसमें क्या मिलेगा कि आपको जनसंख्या घनत्व क्या मिलेगा, पाई जाएगी, सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व पाई जाएगी। अगर देख सकते हो क्या है माय डियर फ्रेंड, कि पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। और आपका क्वेश्चन क्या है, 10 गुना से कम, 10 गुना, 10 गुने से अधिक या 100 गुना। तो क्या होगा, 10 गुना से अधिक क्या वृद्धि हुआ है, इनका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है कि महाद्वीपों पर जनसंख्या का वितरण असमान होने के क्या कारण हो सकते हैं। असमान होने का मतलब, आप अगर पूरे एशिया महाद्वीप में घूमोगे या पूरे विश्व में कहीं पे घूमोगे तो कहीं भी जनसंख्या आपको एक समान देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है, तो देखिएगा किसी भी क्षेत्र में अगर जनसंख्या का असमान वितरण है तो उसके क्या कारण है। तो पहला कारण क्या है, एक भौगोलिक कारक, यह भाई कारक है। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक कारक, यह भी एक कारक है। और राजनीतिक तथा आर्थिक कारक, यह भी एक कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या का वितरण असमान है तो इसका कारण क्या है, एक तो क्या हो गया भौतिक कारक, दूसरा क्या हो गया आपका सांस्कृतिक कारक, तीसरा क्या होगा राजनीतिक कारक, और चौथा क्या हो गया आर्थिक कारक। इन सभी कारणों के कारण जनसंख्या क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में असमान पाई जाती है। अगला प्रश्न देख सकते हो 14 नंबर का है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्न में से किस महादेश में है। यानी कि सबसे अधिक सड़कों का घनत्व भी है और सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, ये आपका प्रश्न है। तो ये उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे मध्यम माने क्या बीच वाला जनसंख्या जो होगा आएगा। सबसे कम आपको पता होगा, सबसे कम जो है वो ध्रुवों में होता है और सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुव को छोड़ लिया जाए, और अगर ये वाला चीजों को छोड़ लेंगे तो बाकी क्या आता है, सबसे अधिक आता है।
तो आखिर कौन से वो ऑप्शन है जिसमें मध्यम जनसंख्या का बारे में बताया गया? तो देख सकते हो क्या आंसर ऑप्शन क्या है कि पश्चिमी चीन तथा दक्षिणी भारत, नॉर्वे तथा स्वीडन, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। यानी कि क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? पश्चिमी चीन में जनसंख्या कम मिलेगा, दक्षिण भारत में जनसंख्या आपको कम देखने के लिए मिलेगा, और नॉर्वे और स्वीडन में आपको क्या मिलेगा? जनसंख्या कम देखने के लिए मिलेगा। अगर देख सकते हो क्या प्रश्न आपका कि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उस जनसंख्या को क्या कहते हैं? यानी कि दो समय अंतराल के बीच अगर जनसंख्या कम हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? आपका एक क्वेश्चन है। और आप क्वेश्चन से क्या देख सकते हो? जनसंख्या के ऋणात्मक कमी, जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या कमी या जनसंख्या वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या की ऋणात्मक कमी। तो अगर दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या अगर कम हो रही है तो इसका मेन कारण क्या है कि यह जो पूरी की पूरी कमी होगी इसको जनसंख्या की ऋणात्मक कमी हम लोग बोलेंगे माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न है आपका कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो हम लोग कारक को हम लोगों ने देखा था, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है आपका कहा जा रहा है? और क्वेश्चन क्या है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। तो क्या हो जाएगा? जलवायु क्या होगा इसका? क्या होगा? सही हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका देख सकते हो क्या है कि कायिक या फिजियोलॉजिक घनत्व होता है। तो भाई कायिक या फिजियोलॉजिकल जो घनत्व होता है उसका सूत्र क्या होता है? आपका प्रश्न है। और भाई क्या होता है? तो कुल जनसंख्या माइनस कुल कृषि क्षेत्र, कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र, या कुल जनसंख्या प्लस कुल कृषि क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कायिक या मैं बोलूंगा फिजियोलॉजिक जो घनत्व होता है उसको नापते कैसे हैं? तो कुल जनसंख्या को, टोटल पॉपुलेशन को क्या करते हैं? टोटल कृषि क्षेत्र से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? कायिक या फिजियोलॉजिकल घनत्व जो है देखने के लिए मिलेगा। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न है आपका कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में, और क्वेश्चन कभी कोई पूछा था कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1705 के आसपास में, या 1705 को क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुआ था। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? और क्वेश्चन क्या है? 50 लाख, 50 करोड़, 8 लाख, या क्या हो गया? 8 करोड़। तो क्या हो जाएगा? 50 करोड़। कितना हो जाएगा? 50 करोड़ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक, ये आपका प्रश्न है। और आपका ऑप्शन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान, या क्या है? लेटविया। तो क्या हो जाएगा? लेटविया। इनका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसका लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न देख सकते हो क्या है कि चीन की आबादी कितनी है? तो वर्तमान में चीन की आबादी अगर 2000 आपके बुक के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1.3 अरब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि जनांगकिंकी संक्रमण सिद्धांत को किसने दिया था? जनांगकिंकी जो सिद्धांत को किसने दिया था? आपको क्या है कि मार्शल, अमर्त्य सेन, है ना, नोएस्टीन, और क्या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न आपका देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इनमें से कौन सा जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? और आपको क्या है? भूमध्यरेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्व एशिया। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपको भूमध्य प्रदेश में जनसंख्या कम देखने के लिए मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों पे भी कम देखने के लिए मिलेगा, मरुस्थलीय प्रदेशों में कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दक्षिणी पूर्व जो एशिया है इसमें आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है देखने के लिए मिलेगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। कौन जो है वो प्रतिकर्षक कारक नहीं? और आपका क्या है? जलाभाव, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी या महामारी। तो देखिएगा एक प्रतिकर्षक कारक क्या है? जलाभाव। क्या है? जल का अभाव क्या है? एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है, यह क्या है? अपकर्षक कारक है। अगर देख सकते हो क्या है आपका कि क्या देख सकते हो क्या है कि मानव विकास सूचकांक का मापदंड होता है। तो मानव विकास जो सूचकांक होता है वो जिसको UNDP बोला जाता है, तो ये किस हिसाब से अपना मापदंड करता है किसी क्षेत्र किसी भी देश में? तो ऑप्शन क्या है? जीवन प्रत्याशा अवधि के, साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से, और ये सभी। तो देखिएगा UNDP जो नापता है किसी भी देश को वो कितना विकसित है, तो वो जीवन प्रत्याशा अवधि से, साक्षरता से और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों से नापता है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए बताइए कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान कितना है? आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? बताना है। बात करें अगले प्रश्न। प्रश्न आपका देख सकते हो पूरे विश्व की औसत घनत्व कितनी है?
पूरे विश्व की औसत घनत्व कितनी है, और आपको क्या है कि 39 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न आपका ये रहा कि प्रति हजार जनसंख्या में मृत लोगों की जनसंख्या क्या कहलाती है। तो प्रति हजार जनसंख्या में जो मृत लोगों की जो जनसंख्या है माय डियर फ्रेंड, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि प्रति हजार जनसंख्या में मृत लोगों की जनसंख्या जो होगा आपका वो मृत्यु दर कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको गलत देखने के लिए मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्रति हजार जनसंख्या में जीवित लोगों की जो जनसंख्या है वो आपका क्या कहलाएगा, जन्म दर कहलाएगा। अगला देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या कहलाती है। तो वृद्धि दर क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड, तो वृद्धि दर क्या कहलाती है, आपका क्वेश्चन क्या है कि मृत्यु दर तथा जन्म दर का योग कहलाता है, मृत्यु दर तथा जन्म दर का अंतर कहलाता है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर कहलाता है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का गुणनफल कहलाता है। तो जो जनसंख्या वृद्धि होगा वो क्या होगा, जन्म दर, क्या होगा, जन्म दर माइनस क्या हो जाएगा आपका, मृत्यु दर, क्या हो जाएगा, मृत्यु दर। इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होगा। तो भाई आखिर निम्न में से कौन सा मैंने कहां पे जनसंख्या का आकार बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, तो जब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि किसी क्षेत्र में न्यूनतम क्या है, मृत्यु दर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोग ना के बराबर जब मरेंगे तो ऑटोमेटिकली बराबर बात है कि उस क्षेत्र में जो जनसंख्या दर क्या मिलेगा, आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगला देख सकते हो क्या प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, और आपको ऑलरेडी पता होगा ये एशिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न है कि विश्व में क्या है आपका कि विश्व में किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय जनसंख्या की है। प्रश्न क्या है आपका कि विश्व में किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय जनसंख्या की है, और आपका ऑप्शन क्या है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। तो क्या होगा, उत्तरी अमेरिका। और मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक सड़क जो है आपको उत्तरी अमेरिका में दिखेगा और सर्वाधिक वाहनों की भी संख्या जो है आपको उत्तर अमेरिका में दिखेगा। इसलिए 90% लोग जो है यहाँ की आबादी का वो नगरीय जनसंख्या की है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जो 1 हेक्टेयर जमीन पर क्या है आश्रित। क्वेश्चन क्या है, 5, 15, 12 या 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 लोग। तो 1 हेक्टेयर जमीन पे भारत में 5 लोग क्या है उस भूमि पे आश्रित है। अगला देख सकते हो प्रश्न है आपका, प्रश्न है माय डियर फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं, आपका प्रश्न है। और आपका क्वेश्चन क्या है कि पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ा है ना। तो भाई ये बात सही है कि बढ़ा है भाई। तो विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, ये भी आपका सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा था, यह भी सही है। अगला देख सकते हो कि जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होता है, गलत, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, एक सही कथन आपको नहीं बताता। तो इसी तरह सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आपके क्लास रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।